गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर मतलब रेशम का उत्पादन। ये आपके पेपर 3 की यूनिट 1 का पूरा टॉपिक है, पूरी यूनिट इसी पर है। रेशम कीट वर्ग का एक प्राणी है और बॉम्बेक्स वंश के लार्वा से रेशम या सिल्क प्राप्त किया जाता है। इन्हें रेशम कीट कहा जाता है। आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है और इसका जो पालन है चीन में 5000 वर्षों से होता आ रहा है। रेशम कीट एक लिंगी होता है, अर्थात नर व मादा कीट अलग अलग होते हैं और ये शहतूत की जो पत्ती है उसको खाता है। कच्चा रेशम बनाने के लिए रेशम के कीटों का पालन रेशम उत्पादन या सेरीकल्चर रेशम कीट पालन कहलाता है। और विश्व में रेशम कीट या रेशम का पालन सर्वप्रथम चाइना में हुआ। चीन जो है वो प्राकृतिक रेशम उत्पादन में विश्व में पहले नंबर पे है। इसके बाद भारत है और भारत में हर प्रजाति का जो रेशम है वो पैदा किया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मालबरी लीव्स है या बॉम्बेक्स मोराई है जो कि शहतूत की पत्तियों पर रहता है वो उसका उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। रेशम कीट बनाने के लिए ये एक प्रक्रिया है जो कि रेशम कीट जब लार्वा से प्यूपावस्था में आता है तो अपने चारों तरफ एक कोकून बनाता है जो कि कोया कहलाता है और ये एक रेशम होता है जो कि उसके चारों तरफ लपटा होता है। ये प्रोटीन होता है नेचर में और इसको फिर हटाकर उसमें से रेशम का धागा बनाया जाता है। ये रेशम कीट का लाइफ साइकिल है। इसका जो लाइफ साइकिल है वो 2 मंथ्स का होता है, जिसमें फीमेल द्वारा अंडे दिए जाते हैं जो लीव्स होती है उसके ऊपर, और ये जो लीव्स अंडे होते हैं ये हैच होकर इनमें से कैटरपिलर निकलता है। अब ये जो कैटरपिलर होता है या जो इनका लार्वा होता है वो कैटरपिलर होता है। लार्वा ये इन लीव्स के को खाता है, शहतूत की पत्तियों को खाकर 4 बार मोल्ट करके 4th इंस्टार लार्वा में कन्वर्ट हो जाता है। लार्वा से फिर ये अपने चारों तरफ एक पदार्थ छोड़ता है, चिपचिपा लसलसा, जो कि हवा के संपर्क में आकर बहुत कठोर हो जाता है और कोकून का फॉर्मेशन करता है। कोकून में ही इसका आगे डेवलपमेंट होकर ये प्यूपा में कन्वर्ट हो जाता है। इस कंडीशन में ही प्यूपा इसको सेपरेट कर लिया जाता है इससे रेशम को, क्योंकि अगर यहाँ सेपरेट नहीं करे तो ये रेशम को काट के और फिर बाहर निकलता है, जो कि ख़राब जो होता है ना रेशम वो ख़राब हो जाता है। रेशम कीट पालन में सबसे महत्वपूर्ण है कि जहाँ भी रेशम कीटों का पालन किया जा रहा है वहाँ पर ये शहतूत की पत्तियों को लगाना या उनके पौधों का इम्प्लांटेशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत अधिक मात्रा में इन शहतूत की पत्तियों की आवश्यकता होती है। और जो प्लेस है वो बिल्कुल एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए। वहाँ पे कुछ जो लेवल होते हैं इस तरह से बिस्तर लगाए जाते हैं इनके लिए, ताकि वो वहाँ सूटेबल तरीके से डेवलप हो सके, प्रॉपर स्पेस मिल सके। और जो कोकून होते हैं उनको इस तरह से एक दूसरे से सेपरेट रखा जाता है ताकि जो रेशम है वो ख़राब ना हो। अब भारत में रेशम से संबंधित कुछ अनुसंधान संस्था है, जैसे कि ये इरी अनुसंधान संस्था मेघालय में है और टसर की जो है अनुसंधान संस्था झारखंड में है। और अधिकतर सभी जो रेशम कीट होती हैं उनकी सभी प्रजातियां भारत में वो करी जाती, कल्टीवेट की जाती है, लेकिन मोस्टली शहतूत रेशम कीट का पालन किया जाता है। भारत में मलबरी, टसर, इरी, मूंगा, सिल्क का उत्पादन करने वाला अकेला देश है और यहाँ कुछ बहुत बड़ी मात्रा में मलबरी कच्चे सिल्क और रेशम वस्त्रों का आयात भी किया जाता है चाइना से। और यहाँ बहुत
दिन पर दिन जो रेशम का उत्पादन है वो बढ़ रहा है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा सुटेबल एक एग्रीकल्चर लैंड में किया जाने वाला कार्य है, सेरिकल्चर, जिसमें ज़्यादा खपत भी नहीं होती है और बहुत बड़ा व्यवसाय भी है, रोज़गार देने वाला। और यहाँ पर निरंतर जो प्रतिशत है यहाँ पे वो बढ़ती जा रही है उत्पादन की। अब रेशम कीट पालन के लिए क्या क्या ज़रूरी है? सबसे पहले एक पालन घर, जहाँ पर उनको रखना है वो उस किस प्रकार का होना चाहिए, उसकी मतलब आसपास किस तरह का माहौल होना चाहिए, ये इस वजह से पालन घर को ध्यान में रख के वो 50 फीट 50 इंटू 20 इंटू 10 फुट आकार का होना चाहिए। यहाँ आगे तक फैला हुआ बरामदा भी होना चाहिए। खिड़कियाँ व झरोके बहुत सूटेबल एयर कंडीशन मीन्स हवा का आना जाना, ये एक प्रॉपर वेंटिलेशन की क्रिया होना बहुत आवश्यक है। किसी प्रकार की कोई मक्खियाँ या इस तरह के जो जीव हैं वो ना उसमें एंटर कर सके। ये एक इस प्रकार का घर बनाए जाते हैं कल्टीवेशन के लिए, इनको रेशम कीट पालन के लिए। और पालन के लिए जो उपकरण है वो एक तो लाइट बिजली का स्पेयर होता है। पालने के लिए स्टैंड बने होते हैं, जो रूम्स होते हैं ये इस तरह के, वहाँ पे स्टैंड लगे होते हैं जिनकी 2-3 लेयर्स होती हैं। और ये एक जो पैराफिन होता है या मोम लगा हुआ कागज़ होता है, और नायलॉन के जाल होते हैं, पत्ते रखने के लिए टोकरियाँ होती हैं, चटाई, बैग, ये इस तरह के उपकरण होते हैं। और ऊष्मायन में ब्रशिंग जैसे जो ट्रे हैं उनको गर्म करने के लिए या जो भी रूम टेम्परेचर ठीक हो मेंटेन करने के लिए, क्योंकि इनके लिए 25 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड आवश्यक है और जो ह्यूमिडिटी है वो 80% बनाए रखना बहुत आवश्यक है। तो ऊष्मायन और ब्रशिंग क्या है? एक ट्रे पे रखे गए एक पैराफिन कागज़ पर अंडे को एक परत में फैला देते हैं और दूसरे पैराफिन, अब जैसे ही अंडे हम उसमें फीमेल्स द्वारा लीव पे अंडे दिए जाते हैं तो उनको क्या करके इकट्ठे करके और एक पैराफिन कागज़ में रख कर फैला दिए जाते हैं और दूसरा जो पैराफिन कागज़ होती है उससे ढक दिया जाता है। कमरे का जो तापमान है 25 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड कर देते हैं और उनकी जो आर्द्रता है वो 80 पर बनाए रखते हैं। ये टेम्परेचर बहुत ज़रूरी है क्योंकि अंडों को हैच होना है, उसमें से जो लार्वा है वो निकलना आवश्यक है। तो सही टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी होना बहुत आवश्यक है, नहीं तो कई जगह उनको इंक्यूबेशन में या एक्स्ट्रा जो हीट होती है वो दी जाती है। जब इनका नीला सिरा प्रकट होता है तो अंडों को एक टिश्यू पेपर में लपेट कर रख दिया जाता है और 1-2 दिन में वो उनको काले रंग के बक्से में, ताकि उन इस तरह की कोई हीट वगैरह ना आए, काले रंग के कपड़े से ढक दिया जाता है। और 2 दिन के बाद या कुछ अगले दिन उनको धूप में रखा जाता है या छाया में रखा जाता है। इस तरह से टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। ये इस प्रकार से उनको जो मलबरी लीव्स हैं उन पे रखा जाता है। ये 3rd स्टार और 4 स्टार लार्वल कंडीशन में है, जब वो बहुत सारे मलबरी लीव्स खाकर इतने आकार में वृद्धि करके इतने बड़े हो गए हैं। ये कुछ केमिकल्स हैं जो कि छिड़काव करना बहुत ज़रूरी है ताकि वहाँ पे किसी प्रकार की कोई बीमारी उत्पन्न ना हो इनमें। ये एक वैक्स ट्रे है जिसके कि अंदर उनको रखा जाता है और उसको कपड़े से, जो भी दूसरा पैराफिन का जो कागज़ होता है उससे ढक दिया जाता है ताकि प्रॉपर जो उनको टेम्परेचर चाहिए, हीट चाहिए, वो मिल सके। अब अंडे से निकले गए कीड़ों की ब्रशिंग, जैसे ही जो वर्म्स हैं या लार्वा निकलते हैं अंडे से तो उन्हें एक पालन ट्रे में रख दिया जाता है और एक पैराफिन पुतले पूरे कागज़ पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। जैसे ही अंडे निकले, नए कीड़ों को एक नर्म ब्रश, किसी ब्रश की सहायता से या किसी की भी सहायता से एक ट्रे होती है जिसमें उनको रखा जाता है और
पैराफिन पुतला, पैराफिन क्या होता है, वैक्स जो होता है उसके ऊपर लगी हुई रहती है और उससे उसको स्थानांतरित कर दिया जाता है। इस समय जब वो अंडे से निकले ही हैं तो उन्हें जो पत्तियाँ होती हैं, कोमल पत्तियाँ, वो खिलाई जाती हैं और उनको अच्छी तरह ट्रे में वितरित कर दिया जाता है। उनके बीच में डिस्टेंस होना बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे के पास में ना हो। और रेशम कीट को पौष्टिक व रसीले पत्ते खिलाए जाते हैं स्टार्टिंग में। उसके बाद पहले चरण के दौरान कोमल पत्तियां खाते हैं और दूसरे चरण के दौरान थोड़ी उनकी जो पत्तियों की संख्या है और उनका जो टाइम है थोड़ा बदला जाता है। अब थोड़ी बड़ी पत्तियां खिलाई जाती हैं और 3 से 4 बार खिलाई जाती हैं। इसी प्रकार से धीरे धीरे पत्तियों का आकार बढ़ता जाता है, बड़ा हुआ आकार उनको दिया जाता है, वो और ज़्यादा 2 से 3 बार दिया जाता है। और जो टेम्परेचर है वो 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड ही रखा जाता है। और बाद में क्या होता है, जब प्रत्येक दूसरे दिन के बाद जब खिलाते हैं तो जो भी सामान फैला है या बिस्तर जो उनका रहने का स्थान अगर गंदा हो तो उसको साफ़ किया जाता है। ऐसे करते करते वो 4 स्टार तक जाता है। इस दौरान वो अपनी कोकून कोकून नहीं, बाहरी आवरण जो होता है उसको हटाता है क्योंकि उसमें निर्मोचन हो रहा होता है। 4th इंस्टार लार्वा इसी तरह से बनेगा। केंचुए छोड़ने के दौरान क्या देखभाल की जा सकती है? जब 90% केंचुली मतलब उसका बाहरी आवरण जब हट जाता है तो उसको उस समय खिलाना बंद कर देना चाहिए क्योंकि अब जो कंडीशन है वो प्यूपा में कन्वर्ट होने की है और वो लार्वा स्रावित करेगा जिससे कि हमें रेशम प्राप्त होगा। ऐसी कंडीशन में जब उसकी चढ़ाई या कटाई का काम होता है तो जो अच्छे से कीड़े होते हैं उनको उठा लिया जाता है, उनको सेपरेट कर लिया जाता है। यहाँ से जो ख़राब है, किसी बीमारी से पीड़ित है, उन जो कीड़े हैं उनको हटा दिया जाता है और जो टेम्परेचर है वो एकदम मेंटेन करके रखा जाता है। चढ़ाने के 5वें दिन कोकून को समेटते हैं और जो कमज़ोर और दागदार या अनियमित आकार के कोकून होते हैं उनको हटा दिया जाता है। पालन और व्यक्तिगत स्वच्छता, जो भी अगर हम इस सेरिकल्चर कर रहे हैं तो स्वच्छता का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि इनमें कई बीमारियां या फिर हमारी तरफ से हमारी वजह से कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, तो हमें अपनी स्वच्छता का भी ध्यान रखना पड़ेगा और उनके कांटेक्ट में आने से पहले सावधानी रखनी पड़ेगी। ये एक प्रक्रिया है जिसमें ये अलग अलग लेवल पे बेड लगे हुए हैं इनको रखने के लिए और ये इसमें दिखाया है 4th इंस्टार लार्वा तक इनका साइज़ इतना बड़ा हो जाता है और इस कंडीशन में ये खाना खाना बंद कर देते हैं और कोकून का इस तरह से निर्माण होता है। ये कोकून का ढेर है जिसके के अंदर जो प्यूपावस्था स्थित है। अब यहाँ पे एक रेयरिंग हाउस होता है जिसमें कि इनको सबको सेपरेट रखा जाता है और ताकि इनसे आराम से जो रेशम का धागा है वो पूरा का पूरा साबुत निकाल लिया जाए। इससे पहले ये जो कोकून होते हैं इनको बॉयल वाटर में बॉयल किया जाता है ताकि वो जो जीव है वो मर जाए, और क्योंकि अगर ऐसे ये नहीं करेंगे तो वो कोकून को काट के और फिर बाहर निकलेगा। तो ये ध्यान रखना बहुत आवश्यक है कि ज़्यादा टाइम ना दें उसको और उनके बाहर निकलने से पहले ही उनको सेपरेट कर लें। कई जगह कई और ऐसा भी होता है कि जो रेशम कीट के या प्यूपा के काटने के पश्चात कोकून को तब उसका उपयोग किया जाता है, लेकिन उससे कटी हुई रेशम प्राप्त होती है और अगर उबाला जाए उसको तो वो एक लंबा धागा प्राप्त होता है बिना टूटा हुआ। पोस्ट कोकून टेक्नोलॉजी में जो भी कोकून हमें प्राप्त होता है उसकी फिर उसको अलग सेपरेट किया जाता है। सेपरेट करने के लिए कुछ पुराने मेथड्स होते हैं जैसे कि चरखा करना, जो कि बहुत ही काम में लिया जाता है और इससे जो उसकी कॉस्ट होती है और भी बढ़ जाती है। और जो दूसरा तरीका है वो इस तरह से फैक्ट्रीज़ में किया जाता है। ये इसमें कम मैन पावर की आवश्यकता होती है और बहुत जल्दी काम हो जाता है।
अब यहाँ पे रेशम के कीट जो हैं उनमें कुछ बीमारियाँ हैं, जैसे कि ग्रॉसेरी, ये एक प्रकार के वायरस से होती है और इसके जो स्रोत होते हैं वो जैसे कि सड़ी हुई पत्तियाँ खा ली, किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन हो गया, तो इसमें क्या होता है कि जो लार्वा होता है उसकी त्वचा गिरने से पहले चमकदार हो जाती है और गिरने में विफल रहती है। और ये इसका कारण में भी हाई टेम्परेचर, कम नमी या कम गुणवत्ता वाले शहतूत की पत्तियाँ। तो सेरीकल्चर करने से पहले सफाई का और जो शहतूत की पत्तियाँ हैं, शहतूत के पौधे का, इनका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और उनको शहतूत की पत्तियाँ खाने से देने पहले उनका वो भी देख लेना पड़ता है कि वो जो पत्तियाँ हैं वो सही हैं या नहीं है, किसी बीमारी से पीड़ित तो नहीं है। दूसरा है फ्लैचेरी, ये वायरस से होता है। कुछ एक बैक्टीरिया भी होते हैं जिसकी वजह से गर्मी या बरसात के मौसम के दौरान ये बीमारी होना आम है। इसमें लार्वा मुलायम व शिथिल हो जाता है, संक्रमित लार्वा का विकास मंद हो जाता है, वह निष्क्रिय हो जाते हैं और आंत के रस से उल्टी होती है। मल उच्च नमी के साथ नरम हो जाता है और कभी कभी श्रृंखला प्रकार का मलमूत्र व मलाशय का फैलाव भी देखा जाता है। नेक्स्ट है मस्करडाइन, और ये मस्करडाइन जो है वो कुछ एक मस्करडाइन आम है। ये बीमारी व्यूवेरिया वार्सिना की वजह से होती है और ये बरसात व सर्दियों में होती है। इसमें जो लक्षण है वो लार्वा की भूख कम हो जाती है, वे निष्क्रिय हो जाते हैं, त्वचा पर नम चिकटियाँ की उपस्थिति और लार्वा उल्टी करता है। इस तरह की जो लक्षण है वो दिखाई देते हैं मस्करडाइना में। पेब्राइना भी है एक, जिसमें कि गैर में मौसमी किसी भी प्रकार के जो माइक्रोस्पोरिडियम जो बैक्टीरिया होते हैं उनके द्वारा होता है। और ये जो इनका माध्यम होता है दूषित शहतूत की पत्तियाँ वगैरह खाने से, ये जो इनका जो लार्वा होता है वो अफेक्टेड हो जाता है। रेशम कीट के अंडों को अनियमित रूप से सेना, लार्वा शरीर द्वारा त्वचा गिरने पर अनियमित आकार, संक्रमित लार्वा अपनी भूख खो देता है और झुर्रियों वाली त्वचा के साथ वो निष्क्रिय हो जाता है। तो एक प्रॉपर टेम्परेचर और आर्द्रता होना बहुत आवश्यक है उसके आसपास। ये इस तरह की है जबकि मालबरी जो लीव्स हैं उन पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है, किसी कोई बीमारी हुई, और ये इस तरह की लीव खा लेने से बैक्टीरिया भी अफेक्टेड होते हैं। ये बैक्टीरिया क्या, ये कैटरपिलर या रेशम कीट जिसे कहते हैं वो अफेक्टेड हो जाते हैं। इनका साइज़ और शेप देखकर पता चल रहा है कि ये अफेक्टेड है। ये एक प्रोसेस है, किस तरह से एक प्रोसेस की जाती है सिल्क वर्म में से सिल्क निकालने और उसको सेपरेट करके उससे कपड़ा बनाने के लिए। रेशम कीट का उपयोग कई अन्य अदर जगह में भी किया जा सकता है, जैसा कि इसमें दिखा रखा है। थैंक यू।